सोशियोलॉजी के मेजर जो पर्सपेक्टिव है वो 3 है। ठीक है, कहा जाता है कि 4 पर्सपेक्टिव भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारे मेजर पर्सपेक्टिव हैं वो 3 है। पहला है फंक्शनलिस्ट, सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट और थर्ड है इंटरेक्शन। यहाँ तक समझ याद आ गया? आज आपका फर्स्ट डे है। हाँ जी सर, मैं शुरू में लेकिन उसके बाद चलिए, मैंने कौन सा निकालना है? मैं पहले आज मैं शुरू में लेकिन उसके बाद ठीक है। अच्छा जी, तो आपका फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेक्शन। अच्छा, आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सोशियोलॉजी बेसिकली स्टडी किसकी है? सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो सर, जब स्टडी एक ही सोसाइटी को करना है तो फिर पर्सपेक्टिव 3 क्यों है? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये क्या बन गई? सोशियोलॉजी। अब पाकिस्तानी सोसाइटी तो एक है ना, लेकिन पर्सपेक्टिव 3 है। ये आपका क्वेश्चन बनता था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये है पर्सपेक्टिव का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखने का नजरिया। ठीक है, मेरा व्यू पॉइंट ये है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है। हम अक्सर बात करते हुए बात करते हैं यार, मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, मेरा नजरिया ये है, मेरा व्यू पॉइंट ये है, मेरा देखने का अमल ये है, ऐसे कहते हैं ना। अब इसका मतलब क्या है कि 3 पर्सपेक्टिव हैं। जिसने सोसाइटी को जैसे देखा उसने सोसाइटी को वैसे बयान कर दिया। जिसने सोसाइटी को जैसे देखा उसने वैसे ही बयान कर दिया। अब इस डाइस की एग्जांपल लेते हैं। ये जो टेबल मेरे आगे रखा हुआ है, अब मेरे ख्याल से इसकी शक्ल कैसे है और आपके ख्याल से इसकी शेप किसी और तरह है, और आप लोग के लिहाज से इसकी शक्ल और तरह से है। क्या हम में से कोई गलत है? हम में से कोई गलत नहीं है। हमने डाइस को जिस तरह देखा उस तरह बयान कर दिया। यही पर्सपेक्टिव में है कि जिस पर्सपेक्टिव ने सोसाइटी को जैसे देखा उसने वैसे ही बयान कर दिया। इसलिए हमारी जो सोशियोलॉजी में 3 पर्सपेक्टिव है और कोई पर्सपेक्टिव भी गलत नहीं है। जिसने सोसाइटी को जैसे देखा उसने वैसे। अब सबसे पहले आता है फंक्शनलिज्म। समझना है, एक दूसरे के गेस समझना है। एक बात करेगा होता है तो दूसरा बात करेगा नहीं होता। ये दूसरे गेस है एक दूसरे के। सबसे पहले फंक्शनिस्ट है। फंक्शनिस्ट वाले कहते हैं सोसाइटी जो होती है वो बेसिकली आपके ह्यूमन बॉडी की तरह होती है। ऐसे कुछ बताया सर ने? सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मतलब उसने क्या कहा कि जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, हाथ, पाँव, सर, वो कहते हैं इस तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको वो नाम देते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा कुछ पढ़ाया सर ने? सोशल इंस्टीट्यूशंस, अदारे, माशरती अदारे, नाम तो सुना हुआ है ना? सोशल इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं जिस तरह ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इस तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस। मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। ये देखिए ना, ह्यूमन बॉडी आ जाए, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट क्या होते हैं? पार्ट्स। वो कहते हैं सोसाइटी के डिफरेंट क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन। यानी कि वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस तरह ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं इसी तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन। अब वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं याद करना है। सबसे पहले रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, पॉलिटिक्स। ये 5 आर्मी वगैरह ठीक, आर्मी बेसिक 5
फिर अब इसमें एक ऐड हम जो नया ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं मीडिया। यस सर। मीडिया एक ऐड कर रहे हैं, लेकिन बेसिक 5 हैं जो बुनियादी हैं वो 5। इनको याद करना है। याद करने का तरीका क्या है? हम सबकी बर्थ किसमें होती है? सब फैमिली पैदा होती है। सबसे पहले क्या देखा जाता है? रिलीजन, ये मुसलमान है या गैर मुसलमान, ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है या नॉन मुस्लिम में। फिर क्या किया जाता है? एजुकेशन दी। अगर मुसलमान है तो किधर भेजेंगे? मस्जिद में। नॉन मुस्लिम है मदरसे में। नॉन मुस्लिम है तो या वो चर्च में जाएगा या फिर वो मंदिर में जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है? एजुकेशन। एजुकेट किया जाता है। फिर उस एजुकेशन का मतलब क्या है? आप लोग यह एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं? ताकि आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकें, ताकि आप जॉब कर सकें या अच्छा आप रोजगार कर सकें। और इन सबको लीड कौन कर रहा होता है? तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोसाइटी को मिलकर क्या करते हैं? बनाते हैं। जिस तरह डिफरेंट पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। इस तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मिलकर क्या बनाएंगे? सोसाइटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये लोग कहते हैं कि जिस तरह अगर आप देखें कि आपके अगर हाथ पे चोट लगी हुई है, आप चल रही हैं, तब भी आपका जो माइंड है वो किस में होगा? चोट की तरफ होगा। ऐसे ही है ना? अगर आप खाना खा रही हैं, खाना तो आप मुंह से खा रही हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड किधर होगा? तकलीफ की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कि अगर एक ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम हुआ तो सारी बॉडी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह ये लोग कहते हैं कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम हुआ तो सारे इंस्टीट्यूशन क्या, सारी सोसाइटी क्या हो जाएगी? यहाँ तक समझ आ गई? यस। बाकी तो नहीं हो रही अभी तक? नहीं सर। बाकी समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। कि जिस तरह डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो सारी ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह जब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं सोसाइटी के, अगर किसी एक में प्रॉब्लम हुआ तो सारे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकते हैं। ये लोग रोकते हैं सोशल चेंज को। यस सर। ऐसी कोई बात बताई थी? ये लोग रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को। ये लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते हैं जिस तरह सोसाइटी चल रही है, जिस तरह हर कोई अपना अपना परफॉर्म कर रहा है, उस तरह ही चलता रहे, कोई चेंज ना लेकर आए। अगर आप चेंज लेकर आएंगे तो सबको अपने आप अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि स्टेबिलिटी रहे, ताकि जो सोसाइटी स्मूथली चल रही है वो स्मूथली चलती रहे। ये देखिए ना, अल्लाह ना करे, जैसे आपने वो एक क्या था, वो डोले शाह की चुनिया, नाम सुना हुआ है ना? यस सर। देखी हुई है? मैंने ऐसे देखी नहीं है। तो वो बेसिकली क्या था? वैसे वो क्या था? सर मतलब वो एक कुछ भी रॉन्ग बिलीफ था सर। वो बिल्कुल एक कमीज पे लंबा चौड़ा हो, ये सर के बाल और भी कुछ है सर। उसमें ये होता है कि उनके सर पे खोल के रहा सबसे बड़ी बात जो असल हकीकत है। यस सर। वो क्या करते हैं? वो जो बच्चा पैदा होता है वो उसी टाइम उसके सर पर कोई होल चढ़ा देते हैं। यस। अब उस होल चढ़ाने से क्या होता है? उसकी बाकी बॉडी तो बढ़ती रहती है, लेकिन उसका सर क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है। और वो मेंटली उसका जो माइंड है वो उस तरह ग्रो नहीं कर पाता जिस तरह बाकी बॉडी ग्रो कर रही है। यस। फिर वो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो फिर फिर वो कहते हैं ये डोले शाह की चुनियां हैं, और फिर वो उनसे अपने पैसे मंगवाते हैं, भीख वगैरह बेचारे मांगते हैं। ऐसे ही है ना? यस सर। मैं जानता नहीं और सुना ही हुआ मैंने। जी सर। तो उससे फिर भीख वगैरह मंगवाते हैं। मतलब क्या हुआ? एक बॉडी में प्रॉब्लम हुआ तो सारी बॉडी डिस्टर्ब हो गई। इसी तरह अगर एक में प्रॉब्लम आएगा तो सारी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि अगर किसी एक में चेंज आया, जिस तरह हम पहले बच्चे थे, हम ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट इक्वली बढ़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? अगर एक बॉडी पार्ट नहीं बढ़ा था तो सारा डिस्टर्ब हो गया। वो यही कहते हैं कि अगर किसी एक में भी चेंज आया तो फिर सब में चेंज आएगा। क्यों? ताकि जो आपकी स्टेबिलिटी है, ह्यूमन बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहे? बरकरार रहे, डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये फंक्शन इस परस्पेक्टिव कर रहे हैं कि society is just like a human body. But human body have different parts, just like society have a different social institutions. पॉइंट क्लियर हो गया? कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरह ही सोशल सोसाइटी के डिफरेंट क्या होते हैं? पार्ट्स। और उन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन।
और वो कौन से हैं, याद करने का आसान तरीका है, फैमिली में पैदा हुए, रिलीजन देखा, उसके मुताबिक एजुकेशन दी, उसके मुताबिक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आए, और लास्ट में क्या जाता है मतलब सर एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज इंटर रिलेटेड, एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि ये सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर किसी एक में प्रॉब्लम आएगा तो सब में प्रॉब्लम आएगा, अगर किसी एक में चेंज आएगा तो सब में चेंज आ जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, yes. इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ऐसे ही है ना? यस सर। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव तो बहुत सिंपल सा है, वो कहते हैं इंस्टीट्यूशन नहीं होते सोसाइटी में, सोसाइटी में क्लासेस होती हैं। वो क्या कहते हैं, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन नहीं होते, सोसाइटी में क्या होती है, क्लासेस होती हैं। ये कहते हैं सोसाइटी किससे मिलकर बनती है, इंस्टीट्यूशन से। वो कहते हैं सोसाइटी किससे मिलकर बनती है, क्लासेस से। और क्लासेस वो कहते हैं दो तरह की होती है, एक होती है अपर और एक होती है लोअर। मिडल नहीं, जो बेसिक क्लासेस थे ना और बेसिक कॉन्फ्लिक्ट वाले थे, वो सिर्फ दो क्लासेस बताते हैं, जो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना रिफॉर्म आते रहे, इसको हम एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसमें कुछ कहते हैं 3 तरह की क्लासेस होती हैं, कुछ कहते हैं 5 तरह की क्लासेस होती हैं, अपर, लोअर अपर, मिडल, लोअर मिडल और लोअर, 5 क्लासेस होती हैं, ठीक है। किसी ने 5 भी कहा है, किसी ने 7 भी कहा है, वो सारी फिर आगे चलती रहती है। जी सर। लेकिन जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, जिस ऑथर ने कॉन्फ्लिक्ट को बनाया, उसने कहा था क्लासेस 2 तरह की होती हैं, एक होती है अपर और एक होती है लोअर। अपर को उसने नाम दिया बोर्जियास का और लोअर को उसने नाम दिया प्रोलेटेरिएट का। ये बताया हुआ है? यस सर, बताया था सर। चलो मैं बता, कोई बात नहीं। बताया था सर, ठीक है। बच्चे 2 बंदों को आप कुछ नहीं कर सकते, एक जो मर जाए और जो मुकर जाए। नहीं बताया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ आ जाएगी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनते हैं। ये क्या कहते हैं, सोसाइटी किससे मिलकर बनती है, क्लासेस। क्लासेस 2 तरह की होती है, एक होती है अपर और एक होती है लोअर। लोअर को उसने नाम दिया प्रोलेटेरिएट और अपर को उसने नाम दिया बोर्जिया। स्पेलिंग देख लीजिएगा। जी सर। बोर्जिया और प्रोलेटेरिएट। इसने कहा कि अपर क्लास हमेशा एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, हक छीनना, उनको हक ना देना। हमेशा एक्सप्लॉइट करती है किसको, लोअर क्लास। यहाँ तक समझ आ गया? और इसी पे ही इसकी सारी स्टोरी चल पड़ती है। वो कहते हैं कि अपर क्लास हमेशा एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को, और फिर इसमें वो कहते हैं 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है क्लास कॉन्शियसनेस, एक होता है फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स, अच्छा ये मेरे सिलेबस का ऐसा नहीं है, ये तो आपकी क्लास ने डिमांड किया था, परफेक्टली आपको पढ़ा। सर यकीन करें सर, ये जो चीजें आप बता रहे हैं ना, ये मक्खन ये लगा 10 पेज भी लिख देना सर तो लिख के जाएंगे। ये मक्खन तब सर हम देखिए 2 कभी आप घंटे नहीं यूनिवर्सिटी सर, जाते हैं। हकीकत में सर, ट्रस्ट मी सर। सर आपने कहा तो मक्खन लाया सर, बहुत अच्छा गेहूं लाया। सर बहुत और एक होता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, और फिर यहीं से निकलता है एलियनेशन। ये अलाइनेशन होता है, एलियनेशन बोलने का मतलब है, तो मैं सोच गया था मैं कुछ भी पढ़ा रहा, सिलेबस फाइनल करूंगा और चला जाऊंगा। अच्छा, एक होता है क्लास कॉन्शियसनेस, एक होता है फॉल्स कॉन्शियसनेस और एक होता है एलियनेशन। पहले होता है क्लास कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अघाई। अघाई उर्दू में से अघाई कहती है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, शऊर। शऊर, जबरदस्त, थैंक यू, शऊर। तो क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया, क्लास का शऊर। आपको पता लगेगा अब क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है। कार्ल मार्क्स बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जिसने बनाया था, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी में क्लास कॉन्शियसनेस चलता है। अगर कोई अपर क्लास से बिलोंग करता है तो उसको पता है कि उसने क्या करना है,
अगर कोई लोअर क्लास से बिलोंग करता है तो उसको पता है उसने क्या करना है। अब क्या करना है, अपर क्लास अगर कोई है पढ़ा तो उसको पता है मैंने हक छीनना है किसका, लोअर क्लास का। मैंने अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाना है और जो उनके वेजेस हैं उनको कम करना है ताकि मैं अमीर से अमीर होता जाऊं। तो ये जो उनकी सोच है वो क्या बन जाएगी, क्लास। पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर इसी तरह कोई लोअर वाला का क्लास कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, लोअर कहेगा ये जो अपर क्लास है ये हमेशा हमारा हक छीनते हैं, लिहाजा हम इकट्ठे होकर इनको उठाकर बाहर फेंक दें और अपनी सोसाइटी खुद बनाएं। कुछ याद आए ये बात? इसमें ऐसा हुआ था, ये बेसिकली डेवलप कहाँ से हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, अगर आपको याद हो तो 2 धरने चले थे। एक धरना चला था इमरान खान साहब का और उसके साथ ही एक धरना था ताहिरुल कादरी साहब का। और ताहिरुल कादरी जी इस्लामाबाद में, और बेसिकली वो धरना नहीं था, वो सिटीन था। एक होता है प्रोटेस्ट और एक होता है सिटीन। इनमें फर्क याद रख लें आप लोग, एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपके काम आएगा। एक होता है प्रोटेस्ट एहतजाज करना और एक होता है सिटीन। प्रोटेस्ट होता है आप किसी एक जगह पे गए, आपने वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आप वापस आ गए, ये है एहतजाज प्रोटेस्ट। एक होता है सिटीन। सिटीन होता है कि आप एक जगह गए, वहाँ पर जाके आप बैठ गए, वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे आपने जब तक आपके मुतालबात नहीं हुए आप वहाँ बैठे रहे, आपने एक स्पेसिफिक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये क्या बन गया, सिटी, सिट इन, सिटी। अच्छा, उसमें ताहिरुल कादरी साहब जो 2 सिटी हुए थे उसमें वो कहते थे खूनी इनकलाब आएगा। याद आया कुछ तकरीरों में? जैसे फ्रांस में आया था वैसे हम खूनी इनकलाब। अब वो बेसिकली एक हिस्ट्री है कोई, और उस हिस्ट्री को अगर आपने पढ़ना है और अगर आपने फिल्म में देखना है तो एक फिल्म का नाम है शमन्स एंड मिस्टर पीबॉडी। सर वो देखो सुनो जानो एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। अच्छा, एक फिल्म भी है, बड़ी एनिमेटेड मूवी है बड़ी, सर, शमन्स एंड मिस्टर पीबॉडी। उसमें हिस्ट्री दिखाई गई है। उसमें क्या था कि फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में इसी तरह जैसे आज पाकिस्तान में ऐसे फ्रांस में भी होता था कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब होते। तो एक दिन महल में एक क्या कहते हैं दावत हो रही थी, तो उसमें अंदर सारे अमीर लोगों की फैमिली आई हुई थी। तो एक गरीब तबका, एक मजदूर ने वो दीवार फैलाकर अंदर चला गया और उसने किसी मलका से कहा कि हमें कुछ खाने के लिए दें, हमारे पास खाने के लिए, हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं। ये उसके अल्फाज थे, तारीखी अल्फाज है कि मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। तो उसकी मलका ने आके जवाब दिया, अगर आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है तो आप ब्रेड खा लो। यस सर। अगर आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है तो आप ब्रेड खा लें। ये अल्फाज जो तारीख में लिखे गए, ये उस मजदूर के दिल पे इस तरह गुजरे कि उसको तो यही नहीं, वो मजदूर ने अपने आप से कहा कि इसको तो यही नहीं पता कि अगर रोटी जो है वो सस्ती है, ब्रेड महंगी है। बिल्कुल। वो कहते हैं इनको तो ये तक नहीं पता, तो ये क्या हमारे लीडर बनेंगे। ये वो फिर बाहर आया, उसने बाहर आके अपने दोस्तों, अपने इलाके को बताया कि अंदर तो ये हालात हैं कि उनको तो यही नहीं पता कि रोटी सस्ती है कि ब्रेड सस्ती है, और हम इनके सहारे जी रहे हैं। फिर हकीकत में ऐसा हुआ था, उन सब लोगों ने हमला कर दिया था महल में, और उस दिन महल में जितने भी मेहमान थे, महल के मुकीम थे, उन सबको रोड पर लाकर उनकी गर्दनें काट दी थी। ये फ्रेंच, इसे इसलिए कहते हैं ब्लडी रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब। उर्दू में इसका नाम आप सुनोगे फ्रांसीसी, इसको उर्दू में कहते हैं फ्रांसीसी इनकलाब। तो इस तरह सब के खून किया गया था, और कहते हैं कि उन्होंने बच्चों तक की गर्दनें काटी। क्या नाम है फिल्म का? शमन्स मिस्टर पीबॉडी एंड शर्मा, मिस्टर पीबॉडी एंड शर्मा। ये एनिमेटेड मूवी है, एनिमेटेड मूवी मतलब कार्टून मूवी। अच्छा, उसमें ये कहते हैं ये बात, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, क्लास कॉन्शियसनेस किसका, लोअर क्लास का, कि अपर क्लास हमेशा हमारा मुखालिफ है, अपर हमेशा हमारा हक छीनेगा, लिहाजा हमें अपर को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए और हम अपनी ऐसी सोसाइटी बनाए जहां पर कोई भी क्लास ना हो, सारे बराबर हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवेयरनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लास कॉन्शियसनेस। पॉइंट क्लियर हो गया? यहीं से फिर एक आता है फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस, फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, गलत शऊर।
गलत शऊर क्या होता है? ये हमेशा लोअर में होता है। गलत शऊर क्या होता है? गरीब जिस दिन ये समझने लग जाए ना कि मैं गरीब अमीर की वजह से नहीं, मैं गरीब अपनी वजह से हूं, तो ये उसका शऊर क्या कहलाएगा? पॉइंट क्लियर हुआ? अगर गरीब को ये लगे कि मैं जो गरीब हूं मैं अमीर की वजह से नहीं हूं, अमीर बड़ा मुखलिस है, अमीर हमेशा मेरा साथ देता है, अमीर मुझसे 14 घंटे काम करवा के 100 रुपया दिहाड़ी देता है, लेकिन मैं जो आज हालात में हूँ इसका कसूरवार मैं खुद हूँ, तो अब ये क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, ये क्या बन गई? पॉइंट क्लियर हुआ? इसी कोई बात को लेकर एक आता है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो बहुत आगे की बात है लेकिन आपको थोड़ा समझाने की बात है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अमीर लोग इस तरह आपको जकड़ते हैं कि वो आपकी सोच पर भी पाबंदी लगा देते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि जी मैं मेंटली बड़ा स्ट्रेस हो गया हूँ, मैं ना आज मूवी देखता हूँ। अच्छा जी मैं जरा बोर हो रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं गाने सुन लेता हूँ, ऐसे ही है ना? मैं कवाली सुन लेता हूँ, मैं गाने सुन लेता हूँ, मैं कोई मूवी देख लेता हूँ, मैं कोई सीरियल देख लेता हूँ, ऐसे ही कुछ करते हैं ना? ये मूवी बनाता है, ये सीरियल, ये गाने की जो केसें ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह आप तक पहुँचती है, ये कौन कर रहा है? ये इंडस्ट्री कौन चला रहा है सारी? अमीर लोग चला रहे हैं ना। तो मतलब क्या है? हमने रिलैक्स होने के लिए भी अमीरों को फायदा देना है। ऐसे ही है ना? मैंने रिलैक्स होना है, मैंने एक ड्रामा देखना है, तो ड्रामा जब मैं यूट्यूब से डाउनलोड करूंगा तो उसको फायदा किसको होगा? वो बंदा जिसने वो ड्रामा बनाकर अपलोड किया होगा, और वो किसका कौन है? अपर क्लास। लेकिन मैं अपने आप को समझ रहा हूँ मैंने ड्रामा देखा है, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैं गुनगुना रहा हूँ, मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी अपने आप को नहीं कर रहे, आप कॉपी किसको कर रहे हो? अपर क्लास को। तो यही सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? फॉल्स कॉन्शियसनेस। कि आपको लगे कि आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, आपको लगे कि आप जो हालात हैं आपके इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, सोसाइटी नहीं है, तब ये क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, ये क्या बन गया? फॉल्स कॉन्शियसनेस। और यही बात कौन करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। बोर तो नहीं हो गए? नहीं सर। अब वो कहते हैं इसी फॉल्स कॉन्शियसनेस को चलाने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अपर क्लास क्या इस्तेमाल करती है? एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, अलग कर देना, साइड पे कर देना, ठीक है? अब वो कहते हैं वो एलियनेट करते हैं किस किस सेंस में? वो कहते हैं जो अपर क्लास है वो एलियनेट करती है लोअर क्लास को 4 तरह से। 4 तरह से क्या मतलब? सबसे पहले वो लोअर क्लास को अलग करेगी फ्रॉम हिमसेल्फ, मतलब अपने आप से अलग कर दिया, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम प्रोडक्ट और फ्रॉम सोसाइटी। वो कहते हैं कि सोसाइटी एलियनेट किया जाता है, सोसाइटी जो लोअर क्लास है उसके अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो लोग? एलियनेशन। एलियनेशन को वो कहते हैं कि सबसे पहले वो एलियनेट करते हैं लोअर क्लास को किससे? हिमसेल्फ से। सबसे पहले वो अलग करेंगे लोअर क्लास को किससे? हिमसेल्फ से, अपने आप से। वो उसको इतना काम में बिजी रखेंगे कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। पॉइंट क्लियर हो गया? फिर एलियनेट करते हैं फ्रॉम फैमिली, के फैमिली तक आप फैमिली को वो बेचारे जब अपने आप को नहीं टाइम दे पा रहे तो वो फिर अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। फिर वो एलियनेट करते हैं फ्रॉम दी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। आज इसमें वो एग्जांपल देते हैं, एक मजदूर जो कि आटे की बोरी तो बना रहा है लेकिन वो आटे की बोरी परचेज नहीं कर सकता। बेसिकली उसने ये अपर क्लास ने इस तरह अलग किया उसको फ्रॉम हिमसेल्फ, फ्रॉम फैमिली और फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से भी अलग कर दिया उसको, और फिर जब इन तीनों से अलग हो गया तो अल्टीमेटली फिर वो किससे अलग हो जाएगा? और जब वो इन सब से अलग हो गया तो उसके माइंड में क्या बढ़ जाएगा? फॉल्स कॉन्शियसनेस। वो कहेगा कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं खुद अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, लिहाजा मैं ये प्रोडक्ट भी नहीं खरीद सकता, और जब मैं खुद इनसे अलग हूँ तो मैं सोसाइटी को भी टाइम नहीं दे सकता। तो उसके अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगी?
और यही सारी बात कौन करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। समझ आ गई? काफी है। सर वो लास्ट में क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अच्छा, ये दोनों मैक्रो लेवल है। मैक्रो और माइक्रो का पता है? यस सर। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो बड़े पैमाने पर, और माइक्रो क्या होता है? छोटे पैमाने पर। फंक्शनिस्ट वाले क्या कहते हैं, सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन से। और इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल पर होते हैं, मैक्रो लेवल। और ये क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाले? सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? क्लासेस से, और क्लासेस भी बड़े लेवल पे होते हैं। लेकिन इंटरेक्शन वाले कहते हैं कि आप फंक्शन या आपने लड़ना है। देखिए ना, हम लोग एक दूसरे की हेल्प या हम एक दूसरे से तब लड़ सकते हैं जब हमारे दरमियान इंटरेक्शन होगा। जी सर। लड़ाई के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है ना। आप लोग अपने घर बैठे रहो, वो अपने घर बैठा रहे, आप उधर गाली निकालते रहो, वो उधर गाली निकालता रहे, क्या कोई लड़ाई होगी? नो सर। क्यों? इंटरेक्शन ही क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है। तो ये बात इंटरेक्शन वाले कहते हैं, वो इन दोनों पर क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं अगर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तब भी आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है, अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट करना है तब भी आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है। तो इंटरेक्शन जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, आप किसी भी सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते। तो आप बड़े पैमाने पर छोड़ें, पहले आप इंटरेक्शन को स्टडी करें। और वो कहते हैं इंटरेक्शन डिफरेंट होते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसमें वो फिजिकली इंटरेक्शन भी होता है और सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी होता है। और इसमें फिर एक थ्योरी आ जाती है लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ नाम सुना हुआ है थ्योरी का? C.H. कुले की थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ। अच्छा, इसमें मतलब क्या होता है? लुकिंग ग्लास सेल्फ में ऐसा होता है कि जैसे मैं, खुजैमा नाम है ना, मैं खुजैमा को कह दूं कि खुजैमा यार बड़े स्मार्ट होते जा रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर मैं हाँ जबरदस्त, गुड आइडिया। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल कह दूं अकेला? अच्छा, बिलाल को मैं कह दूं कि बिलाल यार बड़े स्मार्ट हो रहे हो यार, आप तो काफी वेट को लूज कर दिया है। अब ये इंटरेक्शनिस्ट वाले कह रहे हैं, ये थ्योरी कह रही है लुकिंग ग्लास से। लुकिंग ग्लास कहती है कि हम सारे अपने आप को आईने में देखते हैं। 3 स्टेप है आईने में देखने के। पहला स्टेप क्या है? हम आईने में देखते हैं और हम कहते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और आप क्या कहेंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। सेकंड पॉइंट पे क्या सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और फिर थर्ड पॉइंट पर जो लोग सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पर्सनैलिटी को अज्यूम कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल किया, पहला स्टेप क्या था? आपने अपने आप को शीशे में देखा। सेकंड स्टेप में क्या था कि सर अदील ने कहा था कि बिलाल ने बड़ा वेट लूज किया हुआ है। फिर थर्ड स्टेप में बेशक आपका वजन 120 से 130 चला गया हो, लेकिन आपके माइंड में क्या बैठेगा? मैं पतला हो गया, मैं 120 से भी कम। तुक्का सही लगाया था। अच्छा, कि इसके माइंड में क्या बैठा होगा कि मैं पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये शीशे में वो देख रहा है जो कि इसको सोसाइटी ने दिखाने की कोशिश की है। पॉइंट क्लियर हुआ? यही इंटरेक्शन